हाय, वेलकम टू माय क्लास। ये क्लास है पी बाई क्यूज ऑफ पेडागॉजी या फिर टीचिंग मेथडोलॉजी, जो भी आपको ठीक लगे बोलने में। और ये है सेकंड क्लास इस सीरीज़ की। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। देखो, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच वो होती है लर्नर जैसे कि कोई स्टूडेंट के चारों तरफ उसको सेंटर में मान के चलते हैं, और जो भी उसको नीड जो होती हैं, उसकी जो नीड्स हैं, या फिर उसको सीखने के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए या फीडबैक चाहिए, या उसको जो भी पसंद इंटरेस्टिंग जो भी सब्जेक्ट है, वो सारी जो नीड्स होती हैं उसके चारों तरफ उसको सेंटर में रख के ये होती है, इसको बोलते हैं लर्नर सेंटर अप्रोच। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टूडेंट लर्न फ्रॉम इंटरेक्शन विद देयर पीयर्स होते हैं उनके क्लासमेट्स। अब क्या होता है, स्टूडेंट जो होता है अपने पीयर्स से सीखता है इंटरेक्ट करके, तो ये बिल्कुल सही है। अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो क्या होता है, अब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, अगर लर्नर्स को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ टीचर्स ने देखी, उसको सीखने के लिए कुछ चाहिए अपॉर्चुनिटीज़, तो वो प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है। कैसेट, ऑडियो एड, ग्राफ्स, visual aid, television visual aid. Television is not a visual aid. Radio broadcast audio aid. टेलीविज़न जो होता है वो विजुअल एड नहीं होता है। विजुअल एड जो होते हैं, जैसे कि चार्ट्स हो जाते हैं, मॉडल्स हो जाते हैं, पिक्चर्स जो हो जाते हैं, ये होते हैं विजुअल एड्स में। हाउ पीयर असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट्स। पीयर यानी कि क्लासमेट्स, असेसमेंट एक दूसरे को मतलब टेस्ट करना, चेक करना, जो भी किसी भी बेसिस पे उनको असेस करना। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन कंसोलिडेटिंग देयर लर्निंग थ्रू डायलॉग एंड इंटरेक्शन विद देयर पीयर्स। अब क्या होता है कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करना या बातचीत से वो क्या करते हैं, वो सीखते हैं, जो कि सही स्टेटमेंट है। इन लर्निंग हाउ टू गिव एंड रिसीव कंस्ट्रक्टिव एक्सप्लिसिट फीडबैक बेस्ड ऑन क्लियर क्राइटेरिया। अब क्या है, जैसे कि कुछ लर्निंग में, जैसे कि प्रोजेक्ट दिया गया है या फिर डिस्कशन दिया है टीचर्स ने, और उनको ग्रुप में डिवाइड किया है कि एक दूसरे से फीडबैक लेके एक दूसरे को फीडबैक दो कि तुम लोग कैसे कर रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट पे उनको वर्क करना है, तो उस पर जो डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पर वो लर्न करते हैं कि कैसे एक दूसरे को फीडबैक देना है और अपनी बात को किस तरह से रखनी है। तो ये जो चीज़ होती है, तो इससे भी ये स्टूडेंट सीखते हैं, तो ये भी सही हो जाता है। तो दोनों ही सही हैं। Through the process of standardization, which of the following properties of achievement test is ensured? अब क्या होता है, स्टूडेंट्स को क्या दिए जाते हैं, एग्जाम्स दिए जाते हैं या फिर टेस्ट दिए जाते हैं, और क्या होता है, सबका एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है एग्ज़ाम का या फिर टेस्ट का। हर एक बच्चे को एक बराबर सा टेस्ट दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी को हार्ड पेपर दे दिया या फिर किसी को इजी दे दिया, सबको सेम ही दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट है, द टेस्ट आइटम यूज्ड आर पर्पसफुली डिजाइन टू मेजर ए क्लियरली डिफाइंड अचीवमेंट डोमेन। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर हम किसी बच्चे को टेस्ट दे रहे हैं तो एक पर्पस होता है। हम किसी बच्चे को टेस्ट क्यों देते हैं, हमें एक पर्पस होता है कि हमें इस चीज़ में इनका कुछ चेक करना है। जैसे सपोज हमें किसी बच्चे की हिंदी चेक करनी है, तो हम उसे हिंदी का टेस्ट देंगे। हमारा पर्पस क्या है, उस बच्चे की, उन बच्चों की हिंदी को चेक करना। अगर हमें इंग्लिश चेक करनी है बच्चों की, तो हम इंग्लिश का टेस्ट देंगे। मैथ्स चेक करनी है तो हम मैथ्स का टेस्ट देंगे। ठीक, तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम क्या देते हैं, पर्पसफुली डिज़ाइन होता है एक टू मेजर समथिंग। ठीक है, डिफाइंड होता है। मेजर क्या करना, डिफाइंड हमने पहले से ही सोच रखा है, हमें हिंदी चेक करनी है या फिर इंग्लिश चेक करनी है या मैथ्स चेक करनी है, तो वो चीज़ हो जाती है।
a standardized procedure of administering, scoring and interpreting the result of the test are followed. अब टेस्ट होने के बाद क्या होता है, उसके हम चेक करते हैं, उसका स्कोर देखते हैं उस बच्चे का, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको फिर उस हिसाब से हमें पता चलता है कि एक बच्चे की सपोज हिंदी का टेस्ट था तो हमें पता चलेगा कि उस बच्चे की हिंदी कमज़ोर है कि और कौन सा टॉपिक में क्या चीज़ कमी है, उसको क्या सीखने की ज़रूरत है, तो हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं टेस्ट के थ्रू. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट. Children towards learning language play an important role in language acquisition. अब लैंग्वेज एग्जीक्यूशन क्या होता है? लैंग्वेज एग्जीक्यूशन होता है कि जब कोई लैंग्वेज सीखता है तो एक 4 चीज़ होती हैं लैंग्वेज सीखने के लिए. लिखना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए. ठीक है, जैसे हमारी मदर टंग है, हमें अच्छे से आती है. अगर हमें सेकेंड लैंग्वेज सीखनी है हिंदी के अलावा, तो उसमें जो अगर एक बच्चे को दूसरी लैंग्वेज सिखानी है तो उसको क्या चीज़ हमें मोटिवेट करेगी उसको सीखने के लिए लैंग्वेज को, तो क्या चीज़ उसको हेल्प करेगी एक नई लैंग्वेज को सीखने के लिए? तो मोटिवेशन उसको हेल्प करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको हेल्प करेगा और क्यूरियोसिटी जो होती है, जिज्ञासा, वो उसको हेल्प करेगी एक नई लैंग्वेज को सीखने में. तो तीनों ही सही हो जाती है. Which of the following combination is are correct? Informative literature. Informative literature वो होता है जिसमें फैक्ट्स और नॉलेज जो होती है वो पार्ट होता है आपका इंफॉर्मेटिव लिटरेचर का. उसका एग्जाम्पल दिया है डिक्शनरी, जो कि बिल्कुल सही एग्जाम्पल है. क्रिएटिव और इमेजिनेटिव लिटरेचर. क्रिएटिव और इमेजिनेटिव लिटरेचर वो होती है जिसमें जैसे कि स्टोरीज जो होती हैं, आप स्टोरीज पढ़ते हो तो आप इमेजिन करने लग जाते हो और स्टोरीज भी बहुत वैसी क्रिएटिव वेज में लिखी होती हैं. तो ये क्या होता है, उसको बोलते हैं क्रिएटिव और इमेजिनेटिव लिटरेचर. और इसका एग्जाम्पल दिया है नोवेल्स, जो कि बिल्कुल सही है. नोवेल्स हो जाते हैं, स्टोरीज बुक्स हो जाती हैं, पोएम्स हो जाती हैं और प्लेस जो हो जाते हैं वो इसका एग्जाम्पल है क्रिएटिव और इमेजिनेटिव लिटरेचर का. तो दोनों ही ये जो है सही है. बोथ 1 and 2 इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. अब आर्ट्स क्या है? थिएटर, म्यूजिक और पपेट्री. ये तीनों की ही क्या है? ये तीनों ही अलग अलग फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स हैं. तो ये क्या हो जाएंगे? ये तीनों ही सही हो जाते हैं. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टेटस इंडिकेटर ऑफ जेंडर. अब इन तीनों में से कौन इंडिकेटर है जेंडर के, रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है जेंडर को? देखो, सेक्स रेशियो ये तो करता ही है. एजुकेशन कैसे करेगा? जैसे कि किसी स्कूल में अब दोनों ही जाते हैं, लड़का और लड़की, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही एडमिशन लेंगे, तो उस एडमिशन के थ्रू में हमें पता चल जाएगा कितने लड़कों ने एडमिशन लिया है और कितनी लड़कियों ने एडमिशन लिया है. तो ये भी इंडिकेटर है किसका? जेंडर के बारे में ये भी बताता है. तो ये दोनों सही हैं. हेल्थ, अब सेम हेल्थ का है. अब एक हेल्थ सेक्टर में अब देखोगे, अब कितने जो है प्रेगनेंसी में हुई है और कितने जो है बच्चों को जन्म दिया है, हेल्थ में कितने मेल्स आ रहे हैं और कितने फीमेल्स आ रहे हैं, क्योंकि वो हेल्थ सेक्टर में भी रिकॉर्ड बना के रखते हैं. तो उस रिकॉर्ड से भी पता चल जाता है कि कितने मेल्स को और कितने फीमेल्स जो है हॉस्पिटल में आ रहे हैं अपना हेल्थ के लिए. ठीक, तो इन तीनों से हमें जो है जेंडर का इंडिकेटर पता चलता है. Which of the following is are the objective of formal and informal and non-formal education? ठीक है, फॉर्मल वो होती हैं, फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल में बैठ के और या फिर कोचिंग सेंटर में सिस्टमेटिक तरीके से हम करते हैं. नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती हैं जो हम सीखते हैं लाइफ में, हम अभी भी सीख ही रहे हैं. ठीक, अभी भी आप लोग पढ़ रहे हो और अभी भी ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हो. तो वो जो इस तरह से जो सीखना होता है उसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन. मतलब स्कूल में नहीं, ना ही कोचिंग सेंटर में, बस ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखा या फिर लाइफ में, उसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन. अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स. एम एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ. अब ये जो होती हैं, ये दोनों एजुकेशन क्या होती हैं, इम्प्रूव क्या होता है, इनका एम क्या होता है, जो
क्वालिटी और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं लाइफ का, उसको इम्प्रूव करना होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब लिविंग स्टैंडर्ड्स को कैसे इम्प्रूव करना, जैसे कि अब इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्यों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सो दैट एक अच्छी जॉब मिले, ठीक है। अब जॉब मिलेगी, सैलरी आएगी, तो उससे क्या होगा, आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो इम्प्रूव होगी, क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, ठीक। तो इसलिए ये पार्ट हुआ। कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ एम्पावरिंग गर्ल्स थ्रू इनकलकुलेटिंग द वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड अदर लाइफ स्किल। अब क्या होता है, अब इन एजुकेशन से क्या होता है, गर्ल्स क्या होती हैं, एम्पावर होती हैं। अब उनकी जो सोचने का तरीका है, लाइफ को देखने का तरीका है, एटीट्यूड है, या फिर वो क्या सीखते हैं, स्किल्स सीखती हैं। तो इससे क्या होते हैं, इन स्किल्स से भी क्या होता है, जो गर्ल्स जो होती हैं वो भी एम्पावर होती हैं। तो ये भी इम्प्रूव हो गई। इम्प्रूव क्या हुआ, गर्ल्स जो है उनका जो सोचने का तरीका था वो अपडेट हो गया, पहले से बेटर हो गया। तो ये भी पार्ट हो जाता है आपका इसका स्टेटमेंट का, ये भी सही हो जाता है। तो दोनों ही सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। As per National Curriculum Framework 2005, which of the following statement is not correct? Not correct के पूछ रहे हैं about subject center approach। ठीक है, subject center approach। टेक्स्ट बुक इज़ दी ओनली सोर्स एंड मेन सोर्स फॉर दी टीचर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि टीचर के लिए जो है टेक्स्ट बुक जो है, यहाँ बोल रहे हैं ओनली सोर्स। ओनली सोर्स नहीं होता, क्योंकि टेक्स्ट बुक और क्या हो जाता है आपका, डिस्कशन हो जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन हो जाते हैं, मॉडल्स हो जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, टीचर को इन चीज़ों को भी यूज़ करना होता है अपना जो टीच कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उन सब में ये चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। इंसिस्टेंस ऑन द स्टूडेंट टू मेमोराइज द फैक्ट बाय रिपीटेड लर्निंग। अब इसमें कह रहे हैं कि जो है बच्चों को बार बार एक ही चीज़ को मेमोराइज करवाओ, मतलब रट्टा करवाओ, ठीक है, बार बार वही एक ही चीज़ को रिपीट करवा के। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये जो था 2005 का, इसमें क्या बोला गया था कि रटने को बहुत मतलब रटने को एक तरीके से कम किया गया है, कि रटने से ज़्यादा बच्चा समझे उस चीज़ को, एक्सपेरिमेंट करके दिखाए टीचर, उससे समझे, बजाय रटने को जो है कम करा गया है 2005 में। तो क्या हो जाता है आपका, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत। तो फिर नाइदर 1 और नॉट 2, क्योंकि दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following are those teaching learning materials that are prepared by teachers and students in most of the schools? अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट जो हैं मिलके क्या बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, नंबर एंड अल्फ़ाबेट कार्ड्स बनाते हैं, फ्लैश कार्ड्स ऑन डिफरेंट थीम्स। ये तीनों क्या हैं, टीचर्स और स्टूडेंट मिलके बनाते हैं, ठीक। तीनों ही सही हो जाएंगे। When we gather new experiences while assessing our own performance or performance of others, then the processes of learning and assessment lose the line of demarcation between them. Okay, in such instances, assessment becomes a learning process. तो क्या बन जाती है, assessment क्या बन जाती है, learning process बन जाती है। अगर suppose एक स्टूडेंट है या फिर आप लोग हो, अगर आपको बोला जाए कि आप अपना जो है अपना असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर पेपर सॉल्व करते हो, फिर उसके बाद अपनी एनालिसिस करते हो ना, खुद एनालिसिस करना भी, पेपर करने के बाद एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एनालाइज से क्या पता चलता है, अपनी गलतियों के बारे में पता चलता है, और फिर उससे आप नई चीज़ें सीखते हो। ऐसी है, अगर स्टूडेंट जो है पेपर अपना ऐसे लिखा है, सपोज वो अपना ऐसे पढ़ा, उसमें समझ में आया कि यार मैंने यहाँ पे ये गलती करी है, अब मुझे नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक। अपनी परफॉर्मेंस या फिर परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स, हो सकता है उसके फ्रेंड उससे बोल दे कि भाई तुम मेरा भी ऐसे पढ़ के बता दो, या फिर मुझे मैथ्स में ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आई तो मुझे बता दो। तो उसकी हेल्प करने से वो क्या होता है, बच्चा जो होता है सीखता है, ठीक। तो ये जो प्रोसेस होता है असेसमेंट का, अपना ही चेक करना है, चीज़ों में अपना चेक करना है या फिर दूसरों का चेक करने से क्या हो जाता है, ये प्रोसेस बन जाता है, लर्निंग प्रोसेस बन जाता है। इसलिए क्या आएगा, लर्निंग प्रोसेस आता है। In contrast to other approaches to assessment of learning, assessment as learning is entirely controlled, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस है, मतलब इन कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंस जो होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो अप्रोच होती है ये होती है टीचर
गाइडेड, टीचर सेंट्रिक। अब जो असेसमेंट एज लर्निंग जो होती है वो होती है आपकी स्टूडेंट लर्निंग, एंटायरली स्टूडेंट कंट्रोल, ये स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, स्टूडेंट सेंट्रिक। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एक होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी क्या होती है टीचर सेंट्रिक हो जाती है। Which of the following is are the components of lesson plan? अब लेसन प्लान कौन बनाता है, टीचर बनाता है, तो उसके लेसन प्लान में क्या होता है कंपोनेंट्स, इन तीनों में से कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, व्हाट टू टीच, हु टू टीच एंड हाउ टू टीच, ये तीनों ही लेसन प्लान के पार्ट होते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, लेसन प्लान में क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये लेसन प्लान के पार्ट ही होते हैं। एक टीचर जो होता है लेसन प्लान बनाते हुए ये देखता है कि बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कि किस तरह से पढ़ाना है बच्चों को कि समझ में आ जाए, तो वो ये सब चीज़ें लिखता है अपने लेसन प्लान में। Which of the following statement is are correct? Multilinguality is an integral part of the Indian linguistic heritage. अब जो है मल्टीलिंगुअलिटी क्या है, बहुत सारी हम भाषाएं बोलते हैं तो उसको बोल रहे हैं मल्टीलिंगुअलिटी। मल्टीलिंगुअलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, इंडियन हेरिटेज का। और इंडिया में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो ये क्या हो गया, लैंग्वेज क्या हो गया, इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज है। सेकेंड स्टेटमेंट, पहला तो सही है, सेकेंड स्टेटमेंट है द कल्चर एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स लैंग्वेज हैज़ ए प्रोमिनेंट रोल टू प्ले इन ए कंट्री बीइंग मोनोलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। अब जो कल्चर लैंग्वेज के टूवर्ड्स क्या होता है, कल्चर और जो एटीट्यूड जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंट्री चाहे मोनोलिंगुअल हो, मोनोलिंगुअल जहाँ पे एक ही भाषा बोली जाती हो, या फिर मल्टीलिंगुअल हो जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हो, तो एक लैंग्वेज के प्रति जो भी हमारा एटीट्यूड होता है या फिर जो भी हमारे कल्चर जो होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। While working with clay, which of the following precautions need to be taken? एक जो स्टूडेंट है, अगर एक बच्चा है क्ले के साथ खेल रहा है तो कौन से क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। पहला स्टेटमेंट है यूजिंग टू मच वाटर विल मेक द क्ले वीक एंड लेटर क्रैक्स विल डेवलप इन द स्लैब्स। अब क्या होता है, बहुत सारे पानी की अगर क्ले में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं तो क्या होता है, बाद में जो क्ले सूखने के बाद उसमें क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। चिल्ड्रन शुड मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन वाइल वर्किंग विथ क्ले। अब चिल्ड्रन जब बच्चे जो हैं खेल रहे हैं क्ले के साथ तो क्लीनलीनेस साफ़ सफाई और हाइजीन का है ध्यान रखें, तो जो कि मुश्किल है, बच्चे खेलते समय तो वैसे ध्यान नहीं रहता, पर ये जो है प्रिकॉशंस उसमें जो है माना गया है, लिया गया है, तो इसे हाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हमें सही बोलना पड़ेगा, बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। द बेसिक ऑफ ऑल परफॉर्मिंग आर्ट, अगर आर्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या उसकी बेसिक्स क्या होती हैं, एक्सप्लोरिंग, एक्सप्रेसिंग और लिसनिंग, ये तीनों ही बेसिक्स होती हैं आर्ट को परफॉर्म करने के लिए, जो कि तीनों ही सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन डिसरिगार्ड्स इंडिविजुअल नीड, मेरिट एंड पोटेंशियल। बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, डिस्क्रिमिनेशन वो होता है कि एक अनफेयर ट्रीटमेंट किसी के बेसिस उनके कास्ट पे या जेंडर पे या रिलीजन पे, जो डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव जो होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन डिसरिगार्ड जो उनके इंडिविजुअल के नीड्स और मेरिट और पोटेंशियल जो होते हैं उसको क्या करता है, डिसरिगार्ड करता है, जो कि सही है। प्रोवाइडिंग सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स डज नॉट tantamount टू डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ बोल रहे हैं जो सेपरेट टॉयलेट्स हो गए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, ये डिस्क्रिमिनेशन को मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं देते, जो कि सही है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अगर बॉयज़ और गर्ल्स का टॉयलेट सेपरेट है तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये यहाँ पे बात होती है उनकी प्राइवेसी और सेफ्टी की बात होती है, उनकी नीड्स हैं ये, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। Which article of Indian Constitution empowered the state to make special provision for the welfare of the women and children? तो ये कौन से आर्टिकल में है कि वेलफेयर ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन का, आर्टिकल 15 और उसका सबसेक्शन कौन सा है, 3rd।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर सेंटर अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचर सेंटर अप्रोच कौन सी होती है? जहाँ पे टीचर जो होता है जिसको यूजुअली जो हमारी क्लास में होता है लेक्चर, जो टीचर एक लेक्चर जो देता है वो होता है टीचर सेंटर अप्रोच। वहाँ पे मेन जो होता है टीचर का काम होता है, स्टूडेंट जो होता है बेसिकली बैठता है, सुनता है टीचर क्या कह रहा है, बस इतना ही होता है। एक्सटेंसिंग पहले स्टेटमेंट है, एक्सटेंसिंग मोड्स ऑफ मोटिवेशन लाइक प्रेज, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट आर जनरली यूज बाय द टीचर। तो ये सही है। अब जब टीचर पढ़ाते हैं तो फिर अगर किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें अगर उसने सही दिया तो फिर उनकी तारीफ होती है, रिवॉर्ड्स होते हैं, और गलत भी होता है तो पनिशमेंट्स भी मिलती हैं। तो ये टीचर यूज़ करता है जो कि सही है। एम्फेसिस इज गिवन ऑन पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग क्योंकि हम क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स बैठ के सिर्फ सुन रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पैसिव लिसनिंग। रीडिंग रीड करते हैं और राइटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग थिंग्स टॉट बाय और एज डायरेक्टेड बाय द टीचर। अब टीचर ने कुछ लिखने को बोला है तो फिर लिखोगे, अब पढ़ने को दिया है तो पढ़ोगे, या फिर कुछ मतलब होमवर्क वगैरह दिया है, प्रोजेक्ट है, इस टाइप से टीचर ने जो दिया है वो करना होता है। तो ये जो होता है ये इसका पार्ट ही होता है टीचर सेंटर अप्रोच का। तो ये बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। तो ये है, इसको अपनी जो है अपनी लाइफ से जोड़ के देखो, अपनी स्टूडेंट लाइफ से, तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन जो हैं बहुत इजीली हो जाएंगे। और ये आज की क्लास बस इतनी है, और इसके बाद एक और क्लास और होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी हो बताना, कमेंट करना और लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।